गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर, करतार कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड, मखनिया कुआं, पटना। मैं आज फिर तुम लोगों के साथ लाइव जुड़ रहा हूं उसी सीरीज में जो पिछले चल रहा था। नेवी SSR MR फेज 2 एग्जाम के लिए जो टेस्ट लिया जा रहा है, टेस्ट का डिस्कशन, उसका सॉल्यूशन। तो पीछे 5 टेस्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। आज 6th मॉडल टेस्ट का सॉल्यूशन होने जा रहा है। तो तुम लोग 6th मॉडल सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ मॉडल सेट का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि यदि A और B दो वर्ग आव्यूह समान क्रम में हो तो A प्लस B का होल स्क्वायर, मतलब A और B दो मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जितना रो उतना ही कॉलम, जितना रो उतना ही कॉलम। तो आपको A प्लस B का होल स्क्वायर का वैल्यू पूछा, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो बोलो A प्लस B का होल स्क्वायर मीन्स A प्लस B इंटू A प्लस B, A प्लस B इंटू A प्लस B। अब मल्टीप्लाई कर दो, बोलो A इंटू A तो A स्क्वायर, फिर A इंटू B तो AB, फिर B इंटू A तो BA, और फिर B स्क्वायर। हो गया, यही आंसर में टिक कर देना है। A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर। हाँ, ये तुम यहाँ समझ सकते हो कि AB और को BA आप नहीं लिख सकते, ये दोनों इक्वल हमेशा नहीं होता है। AB अलग मैट्रिक्स आएगा A इंटू B, और B इंटू A अलग मैट्रिक्स आएगा, दोनों कभी सेम मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। इसीलिए तुम लोगों को ये ध्यान रखना है, इन्हें कि AB प्लस AB 2AB कर देना, नॉट। ये मैट्रिक्स है, संख्या नहीं है। संख्या में 7 इंटू 5 या 5 इंटू 7 करो तो इक्वल आएगा, और ये मैट्रिक्स है। यहाँ A इंटू B अलग मैट्रिक्स आएगा, और B इंटू A अलग मैट्रिक्स आएगा। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। लिखा हुआ P बराबर 3M सच दैट M बिलोंग्स टू N। M कोई नेचुरल नंबर है, पहले P को लिख लो। बोलो M कोई नेचुरल नंबर है, ठीक। तो M का वैल्यू क्या क्या आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 यही सब ना। तो M के बदले 1 लिखोगे तो 3 इंटू 1 3, 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 6, 3 रखोगे तो 3 इंटू 3 9, फिर 12 15 18 21 और डॉट 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 डॉट। क्लियर? अब Q लिखना है, तो देख लो Q इक्वल टू क्या है, 3 का पावर में N है, 3 के पावर में N है, N यहाँ भी नेचुरल नंबर है। N क्या है? नेचुरल नंबर है। तो बोलो N का वैल्यू फिर वही 1 2 3 4 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 3 का पावर 1 3, 2 रखेगा तो 3 स्क्वायर 9, 3 रखेगा तो 27, 4 रखेगा तो 81, 5 रखेगा तो 243 और डॉट डॉट डॉट। अब तुमको ऑप्शन चेक करो, ये था सेट बिल्डर में दोनों मैट्रिक्स लिखा हुआ, हम उसको टेबुलर में चेंज कर लिए। अब पहला ऑप्शन पर हो P सबसेट Q है, P सबसेट Q है, मतलब P का सब एलिमेंट Q में है कि नहीं है, चेक करो। तो बोलो 6 नहीं है, मतलब P Q का सबसेट नहीं है। Q सबसेट P है, Q सबसेट P है, तो देख लो। हाँ, Q का सभी एलिमेंट उसमें मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 20 7 81 सारा मिल जाएगा, मतलब यही आंसर होगा Q सबसेट P। इक्वल तो दोनों है ही नहीं, और यूनियन करोगे तो फिर नेचुरल नंबर नहीं आएगा। 1 2 3 4 सब कैसे आएगा? यहाँ तो सब 3 का मल्टीपल है, यहाँ भी 3 का है। क्लियर? यानी किस में टिक करना? तो Q सबसेट P, यही आंसर है, Q सबसेट ऑफ सेट P, इसी में टिक कर देना है। क्लियर बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। Gx बराबर लिखा हुआ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका परिसर बताना, परिसर मतलब रेंज। इसका क्या बताना है? तो रेंज किसी भी फंक्शन का। तो देखो रेंज निकालने में तो हम तुम लोगों को सिखाए थे कि जिसका तुम वैल्यू, रेंज मतलब होता है फंक्शन का वैल्यू ही बताना है। तो जिसका इसमें तुम वैल्यू जानते हो वहां से स्टार्ट करो।
तो कहां से तुम वैल्यू निकालने जानते हो एक्स स्क्वायर का? तो बोलो किसी का भी स्क्वायर रहता है उसका मान हमेशा पॉजिटिव, अब माइनस लगा दोगे तो ये निगेटिव होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कि एक्स कोई भी रियल नंबर हो उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। जब माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में पूछेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा? तो निगेटिव होगा। माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। अब इसमें 1 ऐड कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब यहां रेसिप्रोकल कर दोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यानी क्या लिख दोगे? जी एक्स का वैल्यू हमेशा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब जी एक्स का रेंज कहां से कहां तक? तो 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, यही हो गया जी एक्स का वैल्यू 1 टू इंफिनिटी। क्लियर बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है? साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो तुम लोगों को जनरल सॉल्यूशन इसका याद होगा बच्चों। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो इसको साइन 30 डिग्री लिखोगे, मतलब π/6। और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा। अब n का मान यहाँ पुट कर दो, 0 1 2, देख लो कौन ऑप्शन नहीं आएगा तो नन ऑफ दीज में टिक कर देना। तो यदि n का मान 0 लेते हैं हम तो बोलो तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो देखो ये तो 0 आ जाएगा, किसी का भी पावर 0 वैल्यू यानी π/6। और यदि n का वैल्यू 1 लेते हैं तब बताओ तो थीटा इक्वल टू 1 लिखोगे तो पाई माइनस π/6, 5 π/6, मतलब 150 डिग्री। ये भी नहीं है किसी ऑप्शन में। यदि n का वैल्यू 2 लेते हो तब बोलो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो 2 पाई प्लस π/6, मतलब 7 π/6, 13 π/6, 13 π/6। बात समझ गया? 13 π/6 यही होगा। तो ये भी नहीं है ऑप्शन में, यानी किस में टिक कर दोगे? नन ऑफ दीज में। मतलब इसमें से तीनों में से कोई आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर। यदि x न्यून कोण है तो √1 प्लस साइन एक्स बटे √1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू बताना है। तो देखो √1 प्लस साइन एक्स है और 1 माइनस साइन एक्स है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1 प्लस साइन एक्स से। तो बोलो क्या आ जाएगा? ये √1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x न्यून कोण है, x क्या है? न्यून कोण है, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो जब न्यून कोण है x, ठीक, x क्या है? न्यून कोण है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में साइन कॉस सब पॉजिटिव होता है, तो खाली रूट हटा दो, यानी हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स, नीचे क्या? कॉस एक्स। तो बोलो तो 1/cos x सेक एक्स और साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो 10x। मतलब कौन सा ऑप्शन में टिक कर दोगे? तो फर्स्ट नंबर सेक एक्स प्लस 10x। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो देखो तुम लोगों को 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखाए हुए हैं कॉपी में। क्या होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला? तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस, इसका 3 ठो फॉर्मूला लिखाए थे। कॉस में
साइन में लिखाए थे साइन इनवर्स 2x अब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन में लिखाए थे टेन इनवर्स और 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ गया? यही था 2 टेन इनवर्स एक्स का, तीनों कोस का, साइन का और टेन का। तो देख लो ये लिखा हुआ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो 2 टेन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 टेन इनवर्स एक्स। क्लियर? 7 नंबर। थ्री आई माइनस 1 का परिमाण क्या है? इसका मॉडुलस का वैल्यू पूछा है। किसका मोड पूछा है? तो 3i माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3i माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2ab। तो बताओ 9i स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो बोलो ये माइनस 9 प्लस 1 माइनस ये माइनस 8 माइनस 6i। तो बताओ इसके मोड का वैल्यू बताओ। तो इसका मॉडुलस मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर है, तो मोड ऑफ z का फॉर्मूला तुमको लिखा हुआ है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस, तो बोलो क्या हो जाएगा? 64 प्लस 36 तो 100, 100 का अंडर रूट 10। मतलब इसका मोड का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 10। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का मान क्या आएगा? तो 10। 10 में टिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। कि परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 6y के नाभि और नियता का समीकरण बताना। मतलब इस पाराबोला का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बताना। बोलो पाराबोला तुम्हारा क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर 6y। तो यहाँ 4 नहीं है, तो 4 लाने के लिए क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई या 4 से, तो 4 इंटू 6/4 और y ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 3/, तो बोलो फिगर क्या बनेगा इस पाराबोला का? ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो तुमको मालूम होगा इसका फोकस का कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, यानी हो जाएगा 0 और 3/2। किस ऑप्शन में? 0 3/2 इस दोनों में है। फोकस मिल गया। अब बताओ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? तो y इक्वल टू माइनस ए, मतलब y इक्वल टू माइनस 3/2, यानी कौन सा ऑप्शन? 0 3/2 और y इक्वल टू माइनस 3/4 नंबर ऑप्शन। फोकस ये हो गया 0 3/2। आई डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। किसका? डायरेक्ट्रिक्स का। कितना? तो y इक्वल टू माइनस 3/, फोकस पॉजिटिव तो डायरेक्ट्रिक्स निगेटिव। क्लियर बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। क्वेश्चन पहले समझना। लिखा हुआ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई घनमूल है। तो तुम लोगों को सबसे बताओ, यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का, तो 0। तो बोलो तो 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यही बोलो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर तो माइनस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या आता है? 1। ये सब प्रॉपर्टी जान रहे हो ना कि यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो तीनों का सम कितना? 0। प्रोडक्ट कितना? तो 1। अब बनाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन में तुमको इसका वैल्यू पूछा है। ठीक, इसी का वैल्यू पूछा है। तो बताओ यहां पर क्या लिख दोगे? 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू तो माइनस ओमेगा। तो बोलो ये हो गया माइनस ओमेगा का पावर 6 है, माइनस माइनस तो 3 रहे, चाहे 3 का मल्टीपल कुछ भी रहेगा। ओमेगा का मान कितना? 0। मतलब किस में टिक कर दोगे? 0 में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ पढ़ लो पहले कि लैम्डा के किस मान के लिए तल ये और ये एक दूसरे पर लंब है। मतलब दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो लैम्डा का मान बताना है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हिच द प्लेन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू
ईच अदर, ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, ये दोनों प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो लैम्डा का मान बताना, किसका वैल्यू बताना है, लैम्डा का। बोलो जब दोनों परपेंडिकुलर है तो कंडीशन जानते हो ना कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, मतलब 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू लैम्डा और 1 इंटू माइनस 1। बोलो 3 माइनस लैम्डा माइनस, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस 2। बोलो लैम्डा का मान 2 आ गया, लैम्डा का वैल्यू कितना, 2। यदि लैम्डा का वैल्यू 2 होगा तो वो दोनों प्लेन एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इकाई सदिश जो सदिशों दिश और दिश के परिणाम के समानांतर है, मतलब द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, इस दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर, ये दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर। तो बोलो तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों को जोड़ दोगे। रिजल्टेंट मतलब सम होता है, रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, सम। चलो ऐड करो तो 2i प्लस आई तो 3i, 4j प्लस 2j तो 6j, और माइनस 5 प्लस 3k तो माइनस 2k। अब इसी का यूनिट वेक्टर लिखना है, इसका क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर। क्लियर, तो बोलो इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे, तो 3i प्लस 6j माइनस, इसमें मैग्नीट्यूड से भागा दे देना, 9 प्लस 36 प्लस 4 तो 49 हो गया। हाँ 49 का अंडर रूट 7। ठीक, तो ये इसी में टिक कर देना, 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन 7, फोर्थ नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ नंबर। क्लियर बच्चों, समझ गया हर बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल आएगा ना भूषण जी तो देखिएगा, एगो आने वाले हैं यही, वही फोन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 12 नंबर, लिखा हुआ कि ई और एफ दोनों परस्पर अपवर्जी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान बताना है। ई और एफ दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो तुम लोग जानते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको कहते हैं, तो जिसका इंटरसेक्शन करने पर फाई आए, जिसका इंटरसेक्शन क्या है, फाई, उसी इवेंट को क्या बोला जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब बोला जाता है, दोनों का इंटरसेक्शन फाई आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना, तो 0। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना, फाई, मतलब इम्पटी सेट है, खाली है, एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है। आ गया बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, log बेस 10 to x बराबर माइनस 2 x का वैल्यू बताना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम लोगों को बहुत बार हम समझा चुके हैं, 2-3 अभी सेट डिस्कशन में ही। बोलो log x का मान पूछा, खाली यहाँ के बेस को RHS का बेस बना दो, मतलब 10 to the पावर माइनस 2, मतलब 1 अपॉन 10 to the पावर 2, यानी 1/100, 1/100, बस इसी में टिक कर देना 1/100। क्लियर बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कहता दो संख्याओं का एम 34 है और जीएम 16 है, तो संख्या बताओ। मान लो संख्या है ए और बी, तो एम मतलब ए प्लस बी बाई 2, अर्थमेटिक मीन, तो 34 मतलब ए प्लस बी बराबर 68, और जीएम मतलब ए इंटू बी का पावर 1/2 बराबर 16। तो बोलो ए बी बराबर कितना, तो 256। तो देख लो कौन सा पहला तो नहीं होगा, प्रोडक्ट यहाँ 480 आएगा, नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, तो यही ना आंसर है। मतलब दोनों संख्या क्या आएगा, देख लो दोनों का सम 68 है, दोनों का प्रोडक्ट 256 है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 64 और 4, कि वो दोनों संख्या कौन होगा, 64 और
4, मतलब वैसा 2 नंबर जोड़ ढूंढना था जिसको जोड़ने पर 68 आवे और गुना करने पर 256। तो देख लो 64 और 4, जोड़ने पर 68 और गुना करने पर 256। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। पूछ रहा क्वेश्चन, कितने तरीकों से 6 अंगूठियों को 4 अंगुलियों में पहनाया जा सकता है? इन हाउ मेनी वेज 6 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप कैन बी हेड इन 4 फिंगर्स। जैसे देखो बच्चों, ये कोई रिंग है, इस रिंग पूछ रहा तुमको कि कितना तरीका से 6 रिंग को, 6 अंगूठी है, टोटल कितना अंगूठी है? 6 ऐसा ऐसा, और उसको 4 उंगली में पहनाना है। तो देखो सबसे पहले क्या सोचना, करना काम क्या है? तो रिंग को, अंगूठी को अंगुली में डालना, पहनना है। तो बोलो इस रिंग है, मान लो कोई 4 उंगली, पहले किसी में भी डाल सकते हैं। डाल दिए कितना तरीका से? एक, फिर दूसरा में भी डालेंगे तो वो भी एक, तीसरा में डालेंगे वो भी। तो वैसे पहला रिंग को 4 उंगली में डालना है। तो फर्स्ट रिंग के लिए भी कितना ऑप्शन है? तो 4 वेज से। अब बोलो सेकेंड रिंग है, इसको भी कितना तरीका से? तो 4 तरीका से। थर्ड रिंग को भी कितना तरीका से? तो 4 तरीका से। फिफ्थ रिंग को, फोर्थ रिंग को भी कितना तरीका से? तो 4 तरीका से। फिफ्थ रिंग को भी कितना तरीका से? तो 4 तरीका से। और सिक्स्थ रिंग को भी कितना तरीका से? तो 4 तरीका से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर्स ऑफ वेज इक्वल टू क्या? तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 टू द पावर 6, 4 टू द पावर 6, यही आंसर हो जाएगा 4 टू द पावर 6। एक उंगली के लिए भी 4, एक रिंग के लिए भी 4 ऑप्शन, दूसरका के लिए भी 4, तीसरका के लिए भी, क्योंकि रिंग को पहनना है उंगली में। क्लियर? अगला क्वेश्चन 16 नंबर। क्वेश्चन करा, इसके 5वां पद क्या होगा? एक्सपेंशन दिया हुआ है x² प्लस 2y बराबर, इसका 5वां पद लिखना है t5, कॉमा पद लिखना है 5वां। तो देखो बच्चों 5वां पद लिखना है, तो जोन पद कहेगा उससे एक कम लिखना, मतलब 5c4। जो टर्म तुमको लिखने कहेगा उससे एक कम लिखना है, मतलब 5c4। और x² का पावर इसको घटा देना है, और 2y का पावर 4 लिख देना है। तो बोलो 5c4 का मान 5, और x² 16, और y का पावर 4, तो 80x² y का पावर 4, इसी में टिक कर देना है। मतलब इस एक्सपेंशन का 5वां पद क्या होगा? तो 80x² और y का पावर 4 होगा। क्लियर बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17। कहता है क्यों मिलाने वाली रेखा का ढाल क्या, मतलब ये दोनों पॉइंट के मिलाने वाला लाइन का स्लोप पूछ रहा है। तो बोलो स्लोप क्या लिख दोगे? तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, मतलब 4 और माइनस, अब बटे डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो 6 बटे माइनस 8, यानी -3/4, -3/4, इसमें टिक कर देना है। किसका स्लोप क्या आएगा? तो -3/, पहले y कोऑर्डिनेट को घटाना है और नीचे में फिर x कोऑर्डिनेट को घटा के लिख देना, माइनस करके लिख देना है। ये भी लिमिट तुमको बहुत बार समझा चुके हैं, हर सेट में लगभग। तो बोलो यहां क्या हो जाएगा? फॉर्मूला में सेट करने के लिए 1 घटा दिए, फिर 1 जोड़ दिए, और दोनों को सेपरेट करके लिख देना है। इसका आंसर हो जाएगा log a और माइनस log b, और log m माइनस log n क्या होता है? तो log m बटे n, यही आंसर हो जाएगा log a बटे b। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन 19। दो धनात्मक संख्याओं का योग 12 है, यदि उसका गुणनफल न्यूनतम है तो संख्या बताइए। मतलब कोई भी दो संख्या है जिसका पॉजिटिव नंबर है, कोई भी दोगे, उसका सम कितना है? 12 है।
मतलब x प्लस वाई दो ठो हम संख्या मान लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 12, तो देयर प्रोडक्ट इज मिनिमम देन द नंबर्स, और उसका प्रोडक्ट मिनिमा है। तो तुम लोग जानते हो बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा कोई भी फंक्शन कहाँ होता है, कहाँ चेक किया जाता है, तो क्रिटिकल पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? क्रिटिकल पॉइंट पर। तो कैसे चेक करोगे बताओ तो यहां से पहले y बराबर लिख दोगे 12 माइनस एक्स, अब प्रोडक्ट p मान लेते हैं, p बराबर एक संख्या x है तो दूसरा, बोलो मैक्सिमा मिनिमा कहां चेक किया जाता है? क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट निकालते कैसे हैं? पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 12 माइनस 2x, इसको पुट कर देंगे 0, इसको क्या पुट कर देंगे? तो 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 6। अब चेक कर लो तुम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन से भी अपने पता चल जाएगा कि मान निगेटिव होगा, तो -2 आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो निगेटिव है। ठीक, जिस पॉइंट पर तुमको यहां से पूछेगा मिनिमा, उसका न्यूनतम वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है तब मिनिमा होता है, निगेटिव आता है तब मैक्सिमा आता है। वहां गुणनफल मैक्सिमम लिखना चाहिए था, न्यूनतम ने मैक्सिमम, मिनिमम तो 0 हो जाएगा फिर। देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो बोलो यहां सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, देख लो यहां से आ जाएगा 12 माइनस 2x, तो 0 माइनस 2 निगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा। तो बोलो यहां से किस पॉइंट पर आया? तो x का वैल्यू 6, तो x यहां लिख दोगे, y भी 6, यहां न्यूनतम के जगह पर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम वैसा 2 नंबर ढूंढना था जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, यही आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ये लिमिट तुम लोगों को सॉल्व करना है बच्चों। ये कल भी हम तुम लोगों को बताए थे, पहले यहां लिख देना x का पावर 4 माइनस 1 अब प्लस 2, अब सेपरेट कर दो, तो बोलो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आई 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसमें 2 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से, बोलो ये कैंसिल, अलग अलग कर दोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स अब प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, यानी यही आंसर हो गया, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस। इसको भी पिछले सेट में डिस्कस कर चुके हैं, 1 माइनस करके 1 प्लस करके, सेम क्वेश्चन है। यहां पर देखो इंटीग्रेशन है ई 1 से 2 ई का पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला बाई पार्ट्स में तुम लोग पढ़ा था कि ई टू दी पावर एक्स में फंक्शन और प्लस उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई है, तो इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं? ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा? इसको लिख दोगे ना 1 बाई एक्स अब प्लस अब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये फंक्शन हो गया एफ एक्स और ये उसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? तो ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, अब 1 से 2 1 से 2, अब यहां लिमिट पुट कर दो, तो ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई बाई 1। तो बोलो ई कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा ई बाई 2 माइनस 1, यही आंसर। ई कॉमन ले लेंगे तो ई बाई 2 माइनस 1, सेकेंड नंबर ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट? बस वो फॉर्मूला यूज किए हैं। अब अगला 22 नंबर, देखिए इस समीकरण का सामान्य हल पूछा, जनरल सॉल्यूशन पूछा है। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये है, उसको RHS पहले भेज दो, तो माइनस 10y अपॉन 10x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dy अपॉन 10y इक्वल टू माइनस dx अपॉन 10x।
तो बोलो कॉट वाई डी वाई हो गया, अब माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। बोलो कॉट वाई का इंटीग्रेशन लॉग साइन वाई आई माइनस लॉग साइन एक्स, अब प्लस लॉग सी कर देते हैं। अब एलएचएस ले आओगे तो लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन। बोलो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर सी, साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू सी, यही आंसर हो जाएगा। साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू सी। बस खाली वेरिएबल को सेपरेट कर देना है और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना, वही आंसर। चलो 23 नंबर, ये क्वेश्चन है y का पावर e का पावर x e का पावर। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, एक ही टर्म बार बार अनंत तक लिखा हुआ है, तो एक टर्म को ढक लो, e के पावर x देख लिया अच्छा से पहले, और यहां से यहां तक देखो वही चीज फिर लिखा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा y बराबर e का पावर x प्लस y। अब दोनों तरफ log लगा देना। अब बोलो log e का मान कितना होता है, तो 1, यानी क्या आ जाएगा सो बताओ, log y बराबर x प्लस वाई। अब डिफरेंशिएशन कर देना। चलो बोलो तो 1 बाई वाई और डी वाई अपॉन आई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब एलएचएस ले आओगे, और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है, बोलो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो y अपॉन 1 माइनस वाई, इसी में टिक कर देना, y अपॉन 1 माइनस वाई। यहां से अच्छा से पहले एक बार फिगर देख लो, पहले जो लिखा हुआ है इसको हम ढक देते हैं, ऊपर अभी भी लिखा हुआ है, बता दोनों में कोई अंतर है? तो क्या इसके पूरे के बदले में हम फिर से y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ कितना, तो y, इसीलिए यहां क्या लिख दिए y। अब दोनों तरफ log लगा दिए, log m का पावर n, पावर कोएफिशिएंट में आ गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिए, आंसर आ गया, टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, y बराबर log x का पावर 3। तो बोलो जब डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो पहले किसका होगा डिफरेंशिएशन, पावर का, तो बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 इंटू लॉग एक्स, इसका पावर 2, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, मतलब फाइनल आंसर क्या हो गया, 3 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे x, यही इसी में टिक कर देना है। देखो अगला क्वेश्चन 25 नंबर, कहता वक्र y बराबर एक्स क्यू एक्स एक्सिस और निर्देशांक x बराबर 1 x बराबर 2 के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कि एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व y बराबर एक्स क्यू एक्स एक्सिस और x बराबर 1 x बराबर, तो देख लो ये तो एरिया के डिफिनीशन पर ही है, तुम लोग पढ़े हो कि एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व x बराबर a, x बराबर b, y बराबर एफ एक्स और x एक्सिस, इस चारों से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया, तो इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। तो उसी प्रकार से यहां बोलो तो खुद से क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1 से 2 और x क्यूब और डी एक्स। तो बोलो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x का पावर 4/4। अब यहां लिमिट पुट कर दो, तो 16/4 और माइनस 1 अब बटे 4, मतलब कितना आ जाएगा, तो 15/4, इसी में टिक कर देना। एरिया कितना आ जाएगा, 15/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों आज फिर मैं तुम लोगों के साथ ये मॉडल सेट 6 का टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। इससे तुमको आगामी एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। ये फेज 2 जो नेवी एसएसआर एमआर के लिए है। अब तुम लोगों के साथ इंग्लिश का डिस्कशन होगा। इंग्लिश सर, एके इंग्लिश सर तुम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद।
गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज नया सेट फिर करते हैं नए तरीके से, कुछ नहीं तो कुछ वर्ड मीनिंग हो ही जाएगा एंटोनिम सिनोनिम में। तो आओ, कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आज देखते हैं कुछ डिफरेंट है कि नहीं। और यूजुअली मैं कहता यूँ रेगुलरली कि अगर कुछ डिफरेंट नहीं होगा तो एटलीस्ट इतना होगा कि कुछ ना कुछ नया वर्ड मीनिंग ही सीख के जाओगे, जो काफ़ी यूजफुल रहेगा, क्योंकि जितना भी एंटोनिम सिनोनिम OWS इसमें दिया जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारा का सारा ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर का रहता है। और प्रीवियस ईयर रिपीट जरूर होता है किसी न किसी मोड में। हाँ, ये नहीं है कि जस्ट पिछला साल वाला रिपीट हो जाए, कुछ 2, 4, 5, 8 साल पीछे का रहे, लेकिन फिर भी है क्या, प्रैक्टिस करोगे तभी तो हो सकता है कि आपको वर्ड डिराइव करना आ जाए कि ऐसे कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। वही सब बातें होंगी और बहुत ज़्यादा होगा नहीं, क्विक सेशन रहेगा, 25 क्वेश्चंस का रहता है। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश वाला सेक्शन। ले आते हैं पहले इसको। चलो आ गया, स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं, फिर फटाफट सवाल बन जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन के बाद ग्रामर बेस्ड और वोकेबलरी बेस्ड जितना भी सवाल होगा वो सारा सॉल्व कर लिया जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, क्या कह रहा है आज का कॉम्प्रिहेंशन। किचन गार्डन टुडे, मतलब आजकल किचन गार्डन इज ड्रिवन बाय बोथ, दोनों तरह से अच्छा समझा जाता है, दोनों तरह से इसका कंसिडरेशन लिया जाता है, दोनों तरह से इसको उचित माना जाता है। किस तरह से? एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब होता है रिलेटेड टू ब्यूटी, मतलब सुंदरता। तो सुंदरता एंड नेसेसिटी, और नेसेसिटी मतलब क्या होता है? जरूरत। तो कह रहा है कि किचन गार्डन, किचन गार्डन का मतलब क्या हुआ दोस्त? किचन गार्डन का मतलब हुआ कि आजकल देखते होंगे घरों पे लोग छोटे छोटे गमलों में, या अगर उनका टेरेस है तो टेरेस पे ही कुछ भी वैसा बर्तन यूज करके, कुछ भी वैसा कंटेनर यूज करके उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं। और वैसे पेड़ पौधे उसमें होते हैं जो कद में छोटे हों, साइज में छोटे हों और डेली लाइफ के यूज में आ सके। कुछ हर्ब्स होते हैं, है ना, जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स वाले हो गए। आज के कोरोना के डेट में आपको याद होगा कि सब लोग गिलोय ढूंढ रहा था और क्या 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 क्या। तो वैसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो हर्ब्स के रूप में, मतलब मेडिसिन के रूप में यूज किए जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे पुदीना हो गया, धनिया हो गया, ये सब क्या है? पुदीना और धनिया हम लोग नॉर्मली किसी तरह का कुछ समस्या हुआ, थोड़ा पेट में गर्मी बढ़ गई, डिसेंट्री बढ़ गई, तो ये सब खाते पीते हैं लगा के भोजन में डाल के। और ऐसे नॉर्मली हम लोग किसी खाने को और अच्छा टेस्टी बनाने में डालते हैं। तो वही कह रहा है कि किचन गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है आज के डेट में दोनों तरफ से सही हो गया है। क्या? एस्थेटिक्स मतलब सुंदरता के दृष्टिकोण से और जरूरत के हिसाब से भी। आगे क्या कहता है? अ ग्रेट वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स आर कंबाइंड विथ हर्ब, एनिमल एंड पेरेनियल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ट्रीड इन क्रिएटिव वेज। कहता है अ ग्रेट वेराइटी ऑफ, मतलब बहुत तरह का, वेजिटेबल्स सब्जियां, आर कंबाइंड विथ मतलब बहुत सारी सब्जियों को किसके साथ बनाया जाता है, किसके साथ या उसके साथ क्या यूज किया जाता है? हर्ब्स, एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर्स, मतलब जो सीजनल होते हैं और जो हमेशा रहने वाले होते हैं वैसे फूलों के साथ, एंड फ्रूट ट्रीज इन क्रिएटिव वे, और अलग अलग जो फल के पेड़ होते हैं उनके साथ बहुत अलग तरीके से। क्रिएटिव वेज मतलब अगर आप बहुत अच्छे रेस्टोरेंट या होटल में जाते हो जहां भोजन अवेलेबल है, जहां कैटरिंग फैसिलिटी है, तो देखोगे कि प्लेट में बहुत अच्छे से सजा करके लाया गया, ऊपर से पुदीना का पत्ता रखा हुआ है, साइड में कुछ और कुछ हर्ब्स रखे हुए हैं। नॉर्मली हम लोग जो पिज्ज़ा वगैरह में खाते हैं उस पर ऊपर से हर्ब्स डालने के लिए कहता है, अलग अलग नाम का होता है। तो वो सारे फूड में कंबाइंड होते हैं, मिलाए जाते हैं।
द कॉन्सेप्ट ऑफ किचन गार्डन, मतलब किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट कहां से कह रहा है, डेट्स बैक टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स। किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट आज नया नहीं है, यह बता रहा है कि किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट सेवरल थाउजेंड ईयर्स, हजारों साल, कई हजार साल पुराना है। बाय 2700 BC, मतलब 2700 बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व जिसको कहते हैं, ईसवी शताब्दी बताने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, BC बिफोर क्राइस्ट माने ईसा पूर्व, कर रहा है 2700 ईसा पूर्व। इजिप्शियंस माने इजिप्ट के लोग, ये टी के बाद जो एच है उसको हटा देना, इजिप्शियंस हैड अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ग्रोइंग ओवर 500 हर्ब्स, मतलब क्या कह रहा है कि 2700 ईसा पूर्व में ये रिकॉर्डेड है। रिकॉर्ड माने रिकॉर्ड बनाने वाला रिकॉर्ड नहीं, लिखित इसका प्रमाण मिला है हमें हिस्ट्री से कि 2700 ईसा पूर्व में जो इजिप्ट जो अभी मिस्र कहलाता है ना देश, मिस्र उसको बोलते हैं इजिप्ट, तो इजिप्ट के बारे में क्या कह रहा है कि 2700 ईसा पूर्व ये रिकॉर्ड है, हिस्ट्री इसको बता रहा है, लिखित रिकॉर्ड है कि 2700 ईसा पूर्व लगभग 500 तरह के हर्ब्स उपजाया करते थे इजिप्ट के लोग, किस लिए, विच वेर यूज्ड एज ड्रग टू क्योर इलनेस, बीमारी को दूर करने के लिए दवा के रूप में यूज करते थे, ठीक है ना। इन टूडेज इंडिया हर्बल मेडिसिन एंड एरोमेटिक, मतलब दवा के हिसाब से भी और सुंदरता के हिसाब से भी, आज के डेट में इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, इंडिया के संदर्भ में कह रहा है कि मेडिसिन और एरोमेटिक दोनों के हिसाब से, मतलब दवा और सुंदरता दोनों के लिहाज से क्या हो रहा है, क्या कर रहा है इंडिया में, इन टूडेज इंडिया हर्बल प्लांट आर द न्यू इंट्रेंट। इंट्रेंट मतलब क्या होता है, जिसकी अभी एंट्री हुई हो, तो कह रहा है कि आज के डेट में इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में, आज का इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के हर्बल प्लांट की एंट्री हुई है, कहां पे, इन इंडियन गार्डन्स, भारतीय गार्डन्स में। एज इन सिटीज, जहां तक शहरों की बात है, पीपुल मोस्टली रिजाइड इन हाई राइज अपार्टमेंट्स, मतलब लोग खास करके अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग कहाँ रहते हैं, हाई राइज अपार्टमेंट। हाई राइज मतलब ऊंचे ऊंचे, बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें रहते हैं आज के लोग शहरों में। तो क्या है, किचन गार्डन इन रूफ्स और टेरेसेस आर कमिंग अप। अब वहां पे जहां लोग ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, तो किचन गार्डन को रूफ और टेरेस पे लगाया जा रहा है। वेयर पॉट कल्चर इज द करेंट ट्रेंड, कहां पे, कह रहा है कि जो ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स में आज का डेट में इंडिया का आबादी, शहरों में खास करके जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रह रहा है, वहां पे क्या है, वहां पे पॉट कल्चर फेमस है। पॉट कल्चर मतलब वही छोटा छोटा बर्तन, गमला जिसे हम लोग कहते हैं, और उन सब चीजों में क्या किया जाता है, उन सब चीजों में वो लोग अपना किचन गार्डन तैयार करते हैं अपने टेरेस पे और छत पे। Today, herbs are appreciated for their beauty and their use in health care. Herbs का जो है, प्लांट का, पौधों का आजकल बहुत बड़ाई किया जाता है, बहुत लोग उसके बारे में बोलते हैं, अच्छाई बोलते हैं उसके बारे में। क्यों? क्योंकि उनसे ब्यूटी रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड फायदा हमें हो रहा है। इसलिए कंक्लूड क्या करके किया है, शेफ्स यूज हर्ब्स टू लाइवन देयर डिशेज। शेफ जो बड़े बड़े होटल में, बड़े बड़े रेस्टोरों में खाना बनाने वाले लोग होते हैं, जो कुक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, शेफ, CHEF। तो शेफ क्या करते हैं, हर्ब्स का यूज क्या चीज में, अपना भोजन जो वो बनाते हैं, अपना जो वो मटेरियल आइटम जो रेडी करते हैं आपके हमारे खाने के लिए, उनको लाइवन दिखाने के लिए, मतलब बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत सुंदर दिखाने और टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। सो हर्ब्स इन इंडियन किचन गार्डन इज कोएग्जिस्टिंग विथ एनुअल एंड पेरेनियल फ्लावर्स। इसलिए फाइनली कह रहा है
कि जो सीजनल होते हैं और जो कभी कभी आने वाले होते हैं, जो किसी खास सीजन में आते हैं और जो सालों भर रहने वाले होते हैं, उन सब के साथ आज के डेट में हमारे गार्डन, किचन गार्डन में हर्ब्स भी अपना स्थान बना लिया है। ठीक है ना। तो ये सारा कहानी किसका है दोस्त? सारा कहानी मुद्दा फोकस किया हुआ है किस पे? किचन गार्डन पे। और किचन गार्डन सबसे ज्यादा किसकी बात कर रहा है? हर्ब्स का। इन दोनों बातों को देख लो कि ये पूरा का पूरा पैसेज क्या कह रहा है कि किचन गार्डन आज के डेट में फैशन बन गया है। लेकिन ये आज का फैशन नहीं है। 2700 BC में इजिप्ट में ये रिकॉर्ड है, हिस्ट्री बताता है कि लगभग 500 तरह का हर्ब्स उपजाया जाता था। किस लिए? हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। आजकल क्या हो रहा है? आजकल इंडिया में भी हर्ब्स ने एंट्री मार दिया हमारे और आपके किचन में। खास करके कहाँ? खास करके उन बड़े बड़े टावर्स में, बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में जहाँ जगह की कमी है। और जगह की कमी के चलते क्या हो रहा है? लोग पॉट सिस्टम, गमला वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं। गमला में ही हर्ब्स जा रहे हैं और ये बहुत यूजफुल माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्यूटी और हेल्थ केयर दोनों में काम देता है। और क्या है? और बहुत अच्छे अच्छे जो कुक होते हैं वो खाने को अच्छी तरह से बनाने, स्वाद लाने और परोसने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अब सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एट प्रेजेंट किचन गार्डन्स, आज के डेट में किचन गार्डन्स क्या है? सेटिस्फाई आवर सेंस ऑफ ब्यूटी, तो ब्यूटी वाला काम तो करता ही है। फुलफिल आवर नीड, तो इधर लिखा हुआ है दोनों बात देखो, एस्थेटिक्स माने ब्यूटी और नेसेसिटी माने जरूरत। तो किचन गार्डन आज के डेट में दोनों को लेकर के चल रहा है ना, तो दोनों को लेकर के चल रहा है तो क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर 3 पे मार दो, हो गया पहला का आंसर ऑप्शन नंबर 3। किचन गार्डन क्या कर रहा है? तो हमारी सुंदरता और हमारे जरूरत, हेल्थ केयर दोनों का ध्यान रख रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि किचन गार्डन्स हैव बिकम पॉपुलर इन इंडियन सिटीज एज, भारतीय शहरों में किचन गार्डन किस रूप में फेमस हुआ है दोस्त? तो लिखा हुआ है क्या है कि वहां पे रूफ और टेरेस पे, देखो क्या लिखा हुआ है, किचन गार्डन या रूफ और टेरेस आर कमिंग अप। किस लिए? क्योंकि वहां पे छोटा छोटा जगह होता है। सॉरी, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन को। किचन गार्डन्स हैव बिकम पॉपुलर इन इंडियन सिटीज एज, क्या होता है कि इंडियन सिटीज में क्या कर रहा है कि टेरेस में ओपन स्पेस होता है और बाहरी स्पेस का कमी होता है हाई राइज टावर्स में, इसलिए वहां पे क्या करते हैं? पॉट सिस्टम यूज करते हैं और पॉट सिस्टम गमले में अपना किचन गार्डन तैयार करते हैं, टेरेस गार्डन तैयार करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? पीपुल हैव नो टाइम फॉर मार्केटिंग। ये गलत है कि पीपुल को, लोगों को मार्केट जाने का समय ही नहीं है इसलिए गमला में लगा लेते हैं अपने घर पे। ये बाहियात अपने मन से लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है देयर इज लैक ऑफ ओपन स्पेस इन हाई राइजेज, हाई राइजेज में जो है ओपन स्पेस का कमी होता है, इसीलिए वहां पे पॉपुलर हो गया इंडियन सिटीज में। सवाल क्या है? इस पे ध्यान देना, इसमें टर्म पे ध्यान मत देना। सवाल पूछ रहा है कि किचन गार्डन इंडियन सिटी में बहुत पॉपुलर हो गया है, क्यों? इसमें क्या लिखा हुआ है कि न्यू इंट्रेंट्स एज इन सिटीज people mostly reside in high tower apartments, kitchen garden, roofs, terrace are coming up where pot culture is the current trend। लेकिन ये क्यों फेमस हुआ है? क्योंकि वहां पे रूफ और टेरेस आर बेटर प्लेस फॉर गार्डनिंग, ऐसा कह रहा है? नहीं। या ओपन स्पेस का कमी है हाई राइजेज में इसलिए? नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दिया हुआ है क्लियरली कि किचन गार्डन इंडियन सिटीज में क्यों पॉपुलर हुआ है। ये नहीं दिया हुआ है कि इंडियन सिटीज में क्यों पॉपुलर, ये दिया हुआ है कि आज के डेट में इंडियन सिटीज में पॉपुलर है और लोग स्पेस का कमी के चलते गार्डन अपने छत पे बना देते हैं। ये भले लिखा हुआ है लेकिन क्यों पॉपुलर हुआ ये दिया हुआ नहीं है। तो इसका आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा शेफ्स यूज हर्ब्स, यहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है ना, देखो अभी एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया भी था कि शेफ क्या करते हैं अपने भोजन को और बेहतरीन बनाने के लिए। तो किचन सजाने के लिए करते हैं? नहीं। इनलाइवन सीजनल फ्लावर्स? नहीं। टू क्योर इलनेस? नहीं। किस लिए? टू मेक फूड टेस्टियर। ऑप्शन नंबर 1।
चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चौथा क्वेश्चन कहता है द इजिप्शियंस यूज टू ग्रो ओवर 500 हर्ब्स टू। क्या कह रहा है कि 2700 BC पहले वो लोग 500 तरह का हर्ब्स उगाते थे, किस लिए? यूज्ड एज ड्रग टू क्योर इलनेस। तो क्या लिखा हुआ है? टू क्योर इलनेस। ऑप्शन नंबर 3 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत ही आसान सवाल दिया हुआ है और डायरेक्टली लिया गया है पैराग्राफ से, ठीक है ना। पांचवा सवाल क्या पूछ रहा है? पांचवा सवाल कहता है कि द थीम ऑफ द पैसेज इज। तो मैंने एक्सप्लेनेशन के समय ही आपको बताया था, हर बार हर पैसेज में बताता हूं कि इसका समरी क्या है, ये एक्चुअली क्या कहना चाहता है। तो इस बार भी मैं बता रहा हूं कि ये बताया मैंने एक्चुअली आपको कि किस चीज पे फोकस किया हुआ है। तो किचन गार्डन पे फोकस किया हुआ है, किचन गार्डन पे फोकस किया हुआ है और HERBS हर्ब्स पे फोकस किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? या तो यूज ऑफ हर्ब्स लगा दो, पॉट कल्चर नहीं होगा। इजिप्शियंस के बारे में तो बस एक लाइन उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, और किचन गार्डन, एक या तीन में से कोई होगा। तो ज्यादा बड़ा लेवल पे किचन गार्डन के बारे में बता रहा है कि किचन गार्डन है क्या, क्या होता है, नहीं होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। उसमें से एक पार्ट बताया है कि बहुत सारी चीजों के साथ साथ वहां पे हर्ब्स भी उगाए जाते हैं। इसलिए मेन टॉपिक क्या हो गया? किचन गार्डन हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा, चलो कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया। कॉम्प्रिहेंशन में से किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट करो, मैं तुरंत सॉल्व करके बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा। वैसे तो बहुत ही आसान था, लेकिन देख लो। ठीक है, अब कर रहा है सिनोनिम। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, मेहनती, ठीक है। अब मेहनती का सिनोनिम पूछ रहा है, इसमें क्या होगा? तो रिजर्व्ड मतलब क्या होता है? जो बहुत लोगों से मतलब नहीं रखता है, अपने से मतलब रखता है, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व्ड। क्लेवर मतलब क्या होता है? चालाक। और हार्ड वर्किंग मतलब क्या होता है? मेहनती। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? तेज, बुद्धिमान। तो क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस का सिनोनिम हो जाएगा हार्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर 3। सातवां क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है डेलीगेट का क्या कह रहा है सिनोनिम्स निकालने के लिए। डेलीगेट का सिनोनिम्स, डेलीगेट मतलब क्या होता है? डेलीगेट मतलब होता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि, अब सोच लो इधर क्या होगा। अब पार्टिसिपेंट मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेंट मतलब होता है प्रतियोगी, जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वो प्रतियोगी कहलाते हैं, उनको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेंट। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधि। अब मेंबर मतलब क्या होता है? सदस्य, ये तो बहुत आसान है, सब जानते हैं। और ऑफिसर मतलब क्या होता है? ऑफिसर मतलब क्या होता है बताइए, हिंदी में ऑफिसर को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। ठीक है, ऑफिसर को बोलते हैं क्या? हिंदी में इसका एक नाम अधिकारी भी होता है। तो क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि का सिनोनिम पूछ रहा है ना, तो सिनोनिम हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आठवां क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एंटोनिम। एंटोनिम किसका पूछ रहा है? इनसैनिटी। इनसैनिटी मतलब क्या होता है? इनसैनिटी मतलब होता है मूर्खता। इनसैनिटी मतलब होता है मूर्खता। तो इसका क्या हो जाएगा? समझदारी वाला काम हो जाएगा इसका उल्टा। तो सोबर मतलब क्या होता है? जो ज्यादा दिखावा नहीं करता है। सोबरिटी मतलब ज्यादा दिखावा नहीं करने का आदत जो है उसको सोबरिटी बोलते हैं। ल्यूसिडिटी क्या होता है? तो लूसिड मतलब होता है LUCID, लूसिड मतलब होता है क्लियर, मतलब जो आर पार सामने से दिख रहा हो, बढ़िया से समझ में आ रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? लूसिड। लूसिड मतलब होता है क्लियर, ट्रांसपेरेंट। और नॉर्मलिटी मतलब होता है साधारणता, जिसमें कोई ताम झाम नहीं हो, नॉर्मल हो, जो सबके साथ सबका बराबरी से चल रहा हो। और सैनिटी मतलब क्या होता है? सैनिटी मतलब होता है होशो हवास में समझदारी वाला काम, होशो हवास में समझदार या समझदारी। तो इसका हो जाएगा एंटोनिम, ऑप्शन नंबर 4। देखो ऐसे भी
इन लगता है तो किसी का उल्टा हो जाता है। तो सैनिटी में इन लगा दिया तो इनसैनिटी, लेकिन देखना हमेशा इन लगाने पे ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है। खैर ओवरऑल इस टर्म में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए इनसैनिटी का अगर आप निकालते हो एंटोनिम तो क्या हो जाएगा, इनसैनिटी का एंटोनिम हो जाएगा सैनिटी। आपको ऑप्शन नंबर 4 पे टिक लगाना है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन कहता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, अब देखो सुपरफिशियल कंफ्यूजिंग वर्ड है बाबू। सुपरफिशियल मतलब कितना लोग को लग जाता है कि ये नॉट अनरियल, सुपरफिशियल मतलब हो जाता है अनरियल, लेकिन इसका मतलब अनरियल नहीं होता है, इसका मतलब होता है ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से मतलब नॉट टू डीप, उतना अंदर से नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में जो नहीं होता है, बहुत ज्यादा गहराई में जो नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, सुपरफिशियल। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा गहराई में हो, तो क्या हो जाएगा एंटोनिम इसका, डीप। देख लो शैलो मतलब भी क्या होता है, शैलो मतलब भी होता है नॉट टू डीप, जो बहुत कम गहरा होता है उसको शैलो बोलते हैं। रियल मतलब क्या होता है, रियल मतलब होता है सच में, एक्चुअली, जो वास्तविक हो। डीप मतलब गहरा, और आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, जो रियल नहीं हो, अनरियल। तो इसको आर्टिफिशियल मत लगा देना, इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 डीप। 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन कर रहा, पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, चुराने के मेंटालिटी से, चुराने की मनसा से, कहीं चोरी करने की मनसा से कोई भी आदमी जो किसी का घर में घुस जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो देख लो सबका मीनिंग मैं बता देता हूं। पोचर मतलब क्या होता है, पोचर मतलब होता है जंगली जानवरों का शिकारी। पोचर मतलब होता है जंगली जानवरों का शिकारी, खास करके हाथी का, शेर का, बाघ का, इन सब का जो शिकार करते हैं उनको बोलते हैं पोचर। पोच, पोच मतलब होता है जंगली जानवरों का शिकार करना। और बैंडिट मतलब क्या होता है, बैंडिट माने मेरे दोस्त होता है डकैत। और इंट्रूडर और बर्गलर अगर आप सर्च करोगे डिक्शनरी में तो इंट्रूडर और बर्गलर दोनों एक दूसरे का सिनोनिम दिखाएगा। इंट्रूडर मतलब जो होता है वही बर्गलर का भी मतलब होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी का घर में अगर बिना पूछे क्राइम के मनसा से घुस गया, अब क्राइम हो नहीं हो, चाहे किसी बड़े व्यक्ति का पार्टी है जहां जाना नॉर्मली लोगों को अलाउड नहीं है, वहां पे जबरदस्ती भेष बना के घुस गया कि पार्टी खा के निकल जाएंगे उस मनसा से भी, तो उसको बोलते हैं इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब होता है अनइनवाइटेड पर्सन, जो आपका सर्किल में घुस जाए, वो होता है इंट्रूडर, माने बाहरी। और बर्गलर मतलब होता है चोर, और कैसा चोर, जो घर में घुस के चोरी करता है उसको क्या बोलते हैं, बर्गलर। तो इंट्रोड्यूटर और इंट्रूडर और बर्गलर दोनों सिनोनिम हैं, लेकिन इसका ऑप्शन होगा बर्गलर, क्योंकि आपस में थोड़ा ये डिफरेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाना, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील इज अ बर्गलर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कहता है द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, किसी भी नया यंत्र का जो पहला मॉडल होता है दोस्त उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है, प्रोटोटाइप मतलब होता है वैसा टाइप का, उस तरह का, उस नेचर का जो हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट होने के बाद फिर से उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बना हुआ है कि कहीं कुछ गलत सही तो नहीं है, सारा फंक्शन तो ठीक से हो रहा है। उस बात को कर लिया जाता है जब, और देख लिया जाता है कि नहीं, जो जिस रूल और रेगुलेशन, नियम कानून के हिसाब से मैंने ये चीज बनाया उसमें सब चीज में ये फिट कर गया, तब उसी आधार पे एक लाइन से प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाता है। लेकिन जो पहला होता है, जो खुद उस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है सब कुछ चेक करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोटाइप कहा जाता है। स्कल्पचर मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, स्कल्पचर मतलब होता है मूर्ति कला। मूर्ति
कला है ना, मिट्टी का या संगमरमर का या पत्थर का जो मूर्ति बना हुआ रहता है उसको स्कल्पचर बोलते हैं। आइकॉन मतलब क्या होता है? आइकॉन मतलब चिन्ह भी होता है, और आइकॉन मतलब गॉड फादर है ना। कहता है शाहरुख खान मेरा आइकॉन है, गॉड फादर या हीरो। आइकॉन मतलब गॉड फादर या हीरो। लोग कहता है ना कि मेरा आइकॉन शाहरुख खान है, मेरा आइकॉन अमिताभ बच्चन है, मेरा आइकॉन अब्दुल कलाम है, मेरे आइकॉन सचिन तेंदुलकर हैं। तो आइकॉन मतलब हीरो भी होता है और चिन्ह भी होता है। और फोटोग्राफ मतलब तो आप जानते ही हो, जो फोटो होता है उसी को फोटो, पूरा हम लोग आधा बोलते हैं फोटो, एक्चुअली पूरा वर्ड होता है फोटोग्राफ। तो क्या हो जाएगा? द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस इज प्रोटोटाइप, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कॉमन एरर निकालने के लिए कि क्या एरर लिखा गया है। देखो स्टेटमेंट क्या कर रहा है दोस्त, स्टेटमेंट कर रहा है आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस मे, मतलब मई, ये महीना का नाम लिखा हुआ है, इसको मे हेल्पिंग वर्ब मत समझ लेना मोडाल्स, ये मई जून जुलाई वाला मे है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मई के बाद से अभी तक हमने उसको कुछ बार देखा है। अ कपल ऑफ टाइम्स का मतलब होता है 2-4 दफा, 1-2 बार, ऐसा ये फ्रेज है। तो क्या है? मई से लेके अभी तक में मैंने उसे 1-2 दफा देखा है। अभी तक में मतलब प्रेजेंट को लेके चल रहा है, और प्रेजेंट को चल रहा है तो सॉ नहीं होगा मेरे दोस्त, यहां पे हो जाएगा हैव सीन। आपको लिखना चाहिए था आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस में, मई से मैंने अभी तक में उसको 1-2 दफा देखा है। तो यहाँ पे सॉ के जगह पे हो जाएगा हैव सीन, और यही ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13th इन कमिंग। फिर से कॉमन एरर दिया है, देख लो। आई नो अ डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, ये जो एफ है इसको आर पढ़ लो, ठीक है ना, ये एफ नहीं है ये आर है, रेफरिंग लिखा हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं, रेफर करना मैंने रेफरेंस में लाना उदाहरण में, कि देखो मैं तो एक डॉक्टर है यार, उस कॉर्नर पे बैठता है, उससे मैं इलाज करवाया था। तो आप अचानक से बोलोगे कि अरे उसको तो मैं जानता हूं। तो जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हो, स्टेटमेंट कहने का मतलब हुआ कि जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हो उसे मैं जानता हूं। तो अगर आप उसे जानते हैं तो ये डॉक्टर स्पेसिफिक हो गया, यहां पे आर्टिकल ए नहीं द लगेगा और स्टेटमेंट हो जाएगा आई नो द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। आप जिसकी बात कर रहे हो, जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हो उसे मैं जानता हूं। ऑप्शन नंबर 2 में एरर है, और एरर क्या है? आर्टिकल ए के बदले वहां पे आर्टिकल द होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक ही वर्ड को उलट पुलट करके लिखा है और कह रहा है कि जो सही लिखा हुआ है वो बताओ। तो गायनेकोलॉजी देखो मैं लिखता हूं GYNAECOLOGY, देख लो GYNAECOLOGY, गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी इस तरह से होता है। देख लो कहां पे लिखा हुआ है GYNAECOLOGY, GYNAECOLOGY, गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू वीमेन, क्या चीज? अ स्टडी और सब्जेक्ट, औरतों से जुड़ी हुई जो पढ़ाई होती है, औरत के शरीर की संरचना, बनावट, उसके फंक्शंस, फंक्शनलिटी, इन सबको जो पढ़ाता है, जो सेक्शन हमें पढ़ाता है ये सारा चीज, उस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजी। अगला तो क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। 15th क्या कह रहा है? रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। देखो एक फ्रेज है मेरे दोस्त, चूज द ऑल्टरनेटिव्स विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। अंडरलाइन कौन सा वाला है ये मैं कर देता हूं, किया हुआ नहीं है यहाँ पे। ये टेक आफ्टर एक फ्रेज होता है, ठीक है ना। मैं देखो यहाँ पे लगा दिया हूं लाइन, आप देख लेना, और मैं बोल भी देता हूं टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, ठीक है ना। टेक आफ्टर एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है शक्ल में मिलना, शक्ल में या चाल
चाल ढाल में मिलना, एक जैसा होना, उसको क्या कहते हैं? टू टेक आफ्टर। इसको लुक आफ्टर मत समझ लेना, क्योंकि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, सेवा करना, और टेक आफ्टर मतलब होता है देखने में, चाल ढाल में एक जैसा लगना। इसका मीनिंग क्या होगा? रिजेंबल। रिजेंबल मतलब होता है हम शकल जैसा, मिलता जुलता शकल वाला, मिलता जैसा चाल व्यवहार वाला, उसको क्या कहते हैं? इट रिजेंबल्स समथिंग। फॉलो मतलब क्या होता है? फॉलो मतलब होता है अनुपालन करना या पीछा करना, अनुपालन करना या पीछा करना, किसी भी चीज को मानना या किसी भी चीज को पीछा करना, किसी भी चीज का, उसको कहते हैं फॉलो करना। और इमिटेट मतलब क्या होता है? इमिटेट माने होता है कॉपी करना, मिमिक्री करता है ना, शाहरुख खान जैसा हकला के बोलता है बहुत लोग, मिमिक्री करना जिसको बोलते हैं कॉपी करना, जैसे जैसे कोई बोलता है वैसे ही आप भी बोलते हो, दैट इज यू आर इमिटेटिंग हिम। और ओबे मतलब क्या होता है? मानना, जैसा आपको कह दिया गया वैसा आप मान लिए, तो उसको क्या कहते हैं? ओबी बाय ओबे। इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबरिंग 15 विल बी द ऑप्शन नंबर 4। 16th क्या होगा? 16th है अरेंज द सेंटेंस इन मीनिंगफुल ऑर्डर। PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहा है, पैराजम्बल्ड स्टेटमेंट्स है, उलट पुलट करके लिखा हुआ रहता है, सारा सही सेंटेंस रहता है लेकिन अरेंजमेंट सही नहीं रहता है, उसको सही से जोड़ के एक लाइन में लाना रहता है। क्या कर रहा है? इट्स ऑब्जर्वेशन, इट्स लिखा हुआ है, किसी के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये पहला नहीं होगा, पी पहला नहीं होगा। फिर कह रहा है इज रिक्वायर्ड टू रिप्लाई, इज से शुरू किया है, ये भी पहला नहीं होगा, तो ना तो पी पहला होगा ना तो क्यू पहला होगा, तो लो क्यू वाला हमने काट दिया। अब बच गया और एस में, आर एस कह रहा है विद इन 45 डेज, और यहाँ पे कह रहा है रिप्लाई देगा, तो जब भी रिप्लाई वाला आएगा वो आएगा 45 दिन के बाद, मतलब क्या है? शुरू होगा आर से। आर से शुरू होने वाला कौन है दोस्त? ऑप्शन नंबर 1। बहुत ज्यादा अरेंजमेंट में अपना टाइम बर्बाद मत करो। अगर इस तरह का स्टेटमेंट में ऑप्शन दिया हुआ रहे कि पहला वर्ड ही चुनो और पहला वर्ड सही हो जाए, तो बस इसको देख लो और टिक लगा के निकल जाओ, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। RQPS, RQPS क्या कह रहा है? RQPS को मिलाओ मेरे दोस्त और देखो क्या सही है और क्या गलत है। RQPS फुल स्टेटमेंट क्या बनाएगा दोस्त? कि द ऑडिट कमिटी is required to reply or make its observation to the auditor within 45 days। कह रहा है कि जो ऑडिट कमिटी बनाया गया है उसको इज रिक्वायर्ड टू रिप्लाई और मेक इट्स ऑब्जर्वेशन, या तो जवाब दीजिए और नहीं तो डिक्लेरेशन जाके दीजिए कि क्या स्थिति है, किसको? ऑडिटर को। कितना? 45 दिन के भीतर, ठीक है ना? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? RQPS ऑप्शन नंबर 1। 17th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बाबू आप पैसिव वॉइस चेंज कर दो, मैं एक्टिव दिया हुआ हूं। है क्या? हैज एनीबॉडी डन ऑल द वर्क, तो ऑल द वर्क यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑल द वर्क बन जाएगा इधर जाके सब्जेक्ट, तो लिख दिए ऑल द वर्क, लिख दिए ना, ठीक है। अब क्या कर रहा है? हैज लिखा हुआ है, तो ये हैज बीन हैव बीन वाला सेंस पकड़ेगा। अब ऑल द वर्क लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? हैव बीन, ऑल द वर्क हैव बीन। अब बन क्या रहा है मेरे दोस्त? यहाँ पे इंटरोगेटिव है, तो हैव बीन वाला इंटरोगेटिव कैसे इंटरोगेटिव बनता है? तो हैव लग जाता है पहले और बीच में सब्जेक्ट लगता है, जो कि इस केस में है ऑल द वर्क, ये बीच में आ जाएगा और इसके बाद लगता है बीन। अब देख लो, हैव ऑल द वर्क बीन, हैव ऑल द वर्क बीन किस में है? सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में, तो डन बाय समबडी तो होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 में टिक मारो और मुस्कुराते हुए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, इनडायरेक्ट स्पीच में लगाओ, डायरेक्ट दिया हुआ है। राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, तो राहुल सेड दैट ही वुड डू दैट देन और नेवर। राहुल सेड दैट ही वुड डू,
विल और विल तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में जाएगा तो वुड हो जाएगा, बचा 3 और 4, इधर वुड और ये वुड। अब नाउ चेंज होता है देन में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप करते हो तो टुडे बदलता है दैट डे में, नाउ चेंज होता है देन में, टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। आओ अगले सवाल पे फटाफट हो जाएगा, बस 19 तक तो हम लोग पहुंच गए दोस्त। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, क्या कर रहा है, आई विल बी विथ यू इन 1/4 ऑफ एन आवर। अब इसमें क्या गलत लिखा हुआ है और जो गलत लिखा हुआ है वो किस हिसाब से होगा, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखो 1/4 ऑफ एन आवर नहीं होता है, क्या होगा अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। 1/4 ऑफ एन आवर कुछ नहीं होता है, 1/4 ऑफ एन आवर का मतलब हुआ कि 1 घंटा है, इसको 4 भाग में कर दो। तो घंटा भाई कोई वस्तु नहीं है ना, उसको 4 भाग में काट देंगे, तो इसीलिए इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज होगा। कौन सा, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। ए माने होता है एनी, अ क्वार्टर मतलब 1 घंटा का कोई भी चौथाई। कितना मिनट होता है, 15 मिनट। तो समय बताने के लिए कह रहा है कि 15 मिनट में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी दिखा नहीं मुझे ठीक से, ऑप्शन नंबर बी, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। ठीक है, 15 मिनट जिसको बोलते हैं, कहावत है अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। इसको इडियोमेट्रिक यूज में भी लाता है और नॉर्मली कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हो। फिर क्या कह रहा है, डू यू नो टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, इंप्रूव करो, हो जाएगा डू यू नो और इधर लगा दो हाउ। देखो किधर है, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर। किसी भी काम के करने के बारे में पूछा या बताया जाता है तो हाउ लगाया जाता है। जैसे मुझे तैरना आता है तो मैं क्या कहूंगा, आई नो हाउ टू स्विम। आपको पढ़ना आता है तो आप क्या कहेंगे, यू नो हाउ टू रीड, हाउ टू स्टडी। तो यहाँ पे हाउ लग जाएगा। अब देख लो, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट किधर है, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, द कोर्ट हैज एब्जॉल्व्ड हिम ऑफ द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। एब्जॉल्व्ड के साथ आता है ओ एफ ऑफ, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, एब्जॉल्व के साथ आता है ओ एफ ऑफ। टू एब्जॉल्व ऑफ समथिंग मतलब होता है बरी कर देना, मुक्त कर देना, छोड़ देना। ठीक है ना, ये जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे दोस्त, ये 2 एफ वाला नहीं 1 एफ वाला ऑफ होगा। ऑप्शन नंबर 1 लगाना और उसको करेक्ट भी कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 में जो 2 एफ लगा हुआ है उसमें से 1 एफ को डिलीट कर दो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। कह रहा है कि सारे जो सभ्य देश हैं वो किस बात में विश्वास करते हैं। अब एक घूंट मुझे पानी पी लेने दो भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्या कह रहा है, ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन, सारे सिविलाइज्ड देश जो है वो किसमें विश्वास करते हैं। अब बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। तो देखो ह्यूमन मतलब होता है आदमी, तो व्यवहार आदमी होगा कि व्यवहार आदमी के जैसा होगा। आदमी के जैसा व्यवहार करेंगे, आदमी व्यवहार क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है कि ये कहता है ह्यूमेन, ह्यूमेन मतलब भी होता है
आदमी के जैसा, ठीक है ना, आदमी के जैसा, जैसा, ठीक है। और ह्यूमैनिटेरियन मतलब भी क्या होता है, मानवता, ठीक है ना। तो ह्यूमैन और ह्यूमैनिटेरियन दोनों सिनोनिम हैं, दोनों एक ही तरह का मीनिंग देते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये कहता है मानवता और ये कहता है मानवता के तरह। तो व्यवहार मानवता होना चाहिए कि मानवता के तरह होना चाहिए, तो व्यवहार होगा मानवता के जैसा। तो यहाँ पे हो जाएगा HUMANE, ह्यूमन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स किसके लिए है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का इरेगुलर सप्लाई रहा, मतलब रुक रुक करके दिया, 1 घंटा दिया, 2 घंटा काट लिया, फिर 2 घंटा दिया, 4 घंटा काट लिया, उससे क्या हो सकता है, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो सकती है। तो कोई भी काम जब आप करते हो तो काम के बाद उस काम का क्या होता है, या तो परिणाम होता है या दुष्परिणाम, या तो प्रभाव या दुष्प्रभाव, यही ना होता है। तो दुष्प्रभाव हमेशा एक्शन का होता है, वर्क का रिजल्ट होता है। तो क्या होगा, काउज नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, रिजल्ट। और ऐसे भी ये जो तीनों है, काउज, अफेक्ट और इफेक्ट, ये तीनों है ना दोस्त, अपने बाद प्रीपोजिशन इन नहीं लेते हैं। इसमें से रिजल्ट ही एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है। तो आप यहां पे रिजल्ट लिख दो, बस हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यू आर वेलकम्ड टू पार्टेक। अब देखो, पार्टेक मतलब होता है भाग लेना, ठीक है ना, पार्टेक मतलब होता है भाग लेना। और पार्टेक मतलब एक और चीज होता है, एक हिस्सा ले लेना, ले लेना, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर इन लगा दोगे तब होता है किसी कंपटीशन में, किसी प्रतियोगिता में, किसी नाच गाने में, किसी आयोजन में भाग लेना, तब उसका मतलब होता है ये वाला भाग लेना। कब, जब इन लगाओगे तब। और इसके साथ ऑफ भी लगता है, तो क्या होता है कि कोई भी चीज होता है, कोई भी वस्तु भी होता है, उसका एक टुकड़ा या एक हिस्सा ले लेना। अब यहाँ पे क्या चीज का बात कर रहा है, लाइट रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट मतलब क्या होता है दोस्त, जलपान, जिसे हम लोग कहते हैं नाश्ता। तो नाश्ता में से कुछ हिस्सा लेगा, नाश्ता कोई प्रतियोगिता तो है नहीं जिसमें भाग लेगा, नाश्ता में से कुछ हिस्सा लेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन नहीं होगा, ऑफ होगा। अब फॉर और एट तो पार्टेक के साथ होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 ऑफ हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। अब मिसेज मीनाक्षी का 3 फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या, द मिसेज मीनाक्षी, ये तो होगा नहीं, क्योंकि अचानक से किसी के आगे द नहीं लगाते हैं जब तक वो जाना हुआ नहीं हो। सम मिसेज मीनाक्षी और एनी मिसेज मीनाक्षी, ए का मतलब होता है एनी या सम, तो आप ए मिसेज मीनाक्षी नहीं कह सकते हैं, ऐसा कहिएगा कि अ कुंदन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, नहीं ना, ए को काटिए, डायरेक्ट कहिएगा कि कुंदन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। इसीलिए अगर हम ए नहीं लगा सकते हैं तो हम सम या एनी में से भी कुछ नहीं लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट नाम लिख दीजिए और लिखिए कि मिसेज मीनाक्षी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 1। तो these were the 25 questions which I have solved right now। और उम्मीद करता हूं कि आपको सही तरीके से समझ में आया होगा।
अगर किसी भी तरह का समस्या होता है तो आप इसको रिविजिट कर सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं, अपलोडेड वीडियो रहता है। फिर अगले दिन मैं फिर से आऊँगा अगले क्लास में। कल तो संडे है, परसों फिर से अगले लाइव में मैं AK इंग्लिश अविनाश शंकर मैं आपके लिए इंग्लिश का अगला सेट अगला पेपर लेके आऊँगा। तब तक के लिए अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज नेवी SSR का प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर 25 क्वेश्चन हर दिन की भांति। तो आप देखिए कि क्वेश्चन का, और जो भी बच्चे जुड़े हैं वो अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए कि वो भी जो है लाइव देख सकें। और आप कमेंट करते रहिएगा। और हम लोग प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो एक्चुअली पहले भी हम लोग बात किए थे कि जो नेवी में होता है तो कुछ क्वेश्चन बायो वगैरह से या केमिस्ट्री से जो है लिंक किया हुआ रहता है। तो वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ध्यान देना है यहाँ पर, अगर आप में से कोई जानते हो तो ट्राई कर सकते हैं। तो ये वर्गीकी का जो सिद्धांत है वो जो है आपको कैरोलस लिनियस नाम का वैज्ञानिक था, वही दिया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है, क्या नाम था उसका, अगर आप थोड़ा सा भी याद रखेंगे, पहला नाम भी रखेंगे याद तो हो जाएगा, कैरोलस। टैक्सोनॉमी का ये फादर है, ये याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये दिया गया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, जिसका कि आंसर आपका 3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें तो कोई खास कंसेप्ट नहीं है, आपको बस थोड़ा मेमोरी में रखना है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ। तो ध्यान दीजिए यहां पर, इसका साइंटिफिक जो नेम होता है वो है बॉस इंडिक्स। जो गाय होता है उसका क्या नाम है,
साइंटिफिक नेम क्या है? जैसे देखिए होमोसेपियंस है आदमी का, जैसे राणा टीडिंग आप याद होगा आपको। तो इस तरह जो है कि ये आपका आंसर जो है कि 3 होगा। जब भी गाय के बारे में अगर पूछा जाए कि गाय का जो है क्या नाम है, काऊ का जो है साइंटिफिक नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे बॉस इंडिक्स, इस तरह याद रखेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर 3 होगा। बच्चों का कमेंट आ रहा हम देख रहे हैं। हेलो सर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। करा कि निम्न में किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है? ये आप बायो में पढ़ते रहते हैं, क्लास 10 से ही पढ़ रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइड वेसिकल। तो आप बताइए इसमें कौन होगा? आपको टाइम दिया गया है, देखिए हम यहाँ कमेंट देख रहे हैं, देखिए सभी लोग अटेम्प्ट लीजिए। तो कोई ट्राई नहीं किए? लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम होता है। यहां पर इसको जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। आप लोग बना के कमेंट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन एक पारा का अयस्क है? और चुनना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ मरकरी। तो आप लोग कमेंट में दीजिए। तो ध्यान देना होगा कि ओर जो है ऑफ मरकरी क्या होता है? यहां पर पारा का अयस्क है, ओर ऑफ मरकरी। तो देखिए इसका ऑप्शन ये है सिनेबार। सिनेबार क्या होता है? ओर ऑफ मरकरी है। मरकरी आप लोग जानते हैं कि मेटल होता है। और एक चीज और समझना होगा कि रूम टेम्परेचर पर यह लिक्विड फेज में रहता है। लिखा रजनीश कुमार, रिप्लाई सर। सभी लोग करते रहिए, सभी लोग हम देख रहे हैं यहां पर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में किस भौतिक राशि युग्म की विमाएं समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी पेयर हैव सेम डायमेंशन। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहां पर वर्क, कार्य और ऊर्जा। देखिए कार्य और ऊर्जा सबका लिखेंगे हम लोग। कार्य पहला में है, देखिए कार्य और ऊर्जा। इससे आपको याद भी हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा। वर्क, वर्क एंड एनर्जी। तो देखिए जब भी अगर कार्य ऊर्जा की बात करें तो दोनों का सेम होगा। यहां पर ml² t-2। तो कह रहा है कि किस भौतिक राशि की विमाएं समान है? तो पहला ही हम लोग को मिल गया यहां पर, देखिए। लेकिन हम सबका बीमा लिख देते हैं। बल का क्या होता है? बल का क्या होगा? फोर्स का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ml/t-2 हो जाएगा। देखिए यहां पर शक्ति का भी देख लीजिए। शक्ति, पावर, पावर का क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम होता है। तो वर्क डन का क्या होगा? ml² t-2 बाई टी हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो कितना होगा? ml² t-3 हो जाएगा। ऊर्जा का आप समझ गए। संवेग का एक लिख लीजिए, P = mv होता है। इसका बीमा क्या होगा? ml/t-1 हो जाएगा। देखिए तो सभी का बीमा लिख करके चेक कर लेंगे हम लोग। आपको इतना बीमा याद हो जाएगा इसके साथ ही। और समान की बात कर रहा है, इसीलिए कार्य और ऊर्जा, चाहे जितनी भी ऊर्जाएं हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, सारा का क्या होगा? बीमा समान होगा, डायमेंशन समान होगा। वो और एक बात ध्यान रखना, बल युग्म, कपल का, टॉर्क का, ये सब का बराबर होता है। देखिए हम लिख दे रहे हैं आपको कौन कौन समान होगा, यहाँ रिलेट कर सकते हैं कभी।
तो इसका तो आंसर पहले कर लीजिए आप, पहला हो गया। और आप ध्यान रखिए कार्य, वर्क, ऊर्जा, एनर्जी, बल आघूर्ण, टॉर्क, या इसी को बल युग्म भी कहा जाता है, बल युग्म, कपल कहा जाता है। ये सभी का बीमा समान होगा। देखिए यहां पर ml स्क्वायर T-2 देख सकते हैं यहां पर। तो इतने का बीमा जो है समान है। देखिए यहां पर तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेक्स्ट 5 तो हो गया ना, 6 कराए कि सदिशो वेक्टर ए 3i + 3j - 3k एंड बी वेक्टर दिया हुआ है आपको 2i + j - 3k के बीच का कोण है। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी आपको निकालना है। देखिए जब भी अगर एंगल्स की बात करें तो हमेशा सबसे पहला काम आपको क्या होगा, a.b निकालेंगे। क्योंकि एक चांस हमारे मन में हमेशा रहेगा कि हो सके a.b क्या हो, 0 आ जाए। तो 0 आ जाएगा तो ऐसे ही 90 डिग्री हम लोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर i वाला कोफिशिएंट को देखिए कितना होगा, देखिए आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये 3i वाला के साथ देखिए 6 हो जाएगा आपका। और फिर आप j के कोफिशिएंट को देखिए कितना होगा, 3 हो जाएगा। और k वाला कोफिशिएंट को देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है यहाँ। तो प्लस ये -9 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर a परपेंडिकुलर b हो जाएगा, a परपेंडिकुलर b, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 90 डिग्री, इसमें भी प्लस हो जाएगा। ये इसका ऐसे करेंगे, मैंने कहने का मतलब है अगर हमेशा क्या करेंगे कि डॉट लेकर के पहले चेक करेंगे। अगर मान लिया जाए कि 0 नहीं आता है, अगर a.b नॉट इक्वल टू अगर 0 हो तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। cos थीटा इक्वल टू a.b, नीचे में लिखेंगे a का मॉड और b का मॉड, इस तरह करके निकाल लेंगे। तो ये बहुत इजी होता है। अब जब भी अगर एंगल्स की बात करेंगे तो हमेशा cos का ही अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर, या कहने का मतलब डॉट प्रोडक्ट का ही सहारा लेंगे, क्योंकि क्रॉस में क्या होता है आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक समान कोणीय वेग से वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु का त्वरण स्थिर रहता है। कराए कि यहां पर ध्यान दीजिए कि एक समान कोणीय वेग से वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई, देखिए यहां पर ओमेगा समान है, देखिए ओमेगा कांस्टेंट है आपका। तो कह रहा है यहां पर कि क्या नियत रहेगा। तो देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर ओमेगा को हम सेम कर दें तो यहां देखिए यहां पर ए रेडियल कितना होगा, v² होता है, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर। देखिए ध्यान से यहां पर, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो v क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब कि एक समान वृत्तीय गति है, ये एक समान वृत्तीय गति है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो फिक्स रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो है चेंज होता रहता है, डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा। देखिए यहाँ पर, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड फिक्स होगा। तो केवल परिमाण में ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है या सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमेशा जो है कि आप मैग्नीट्यूड में फिक्स होता है, आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां पर रेडियस वेक्टर हमेशा चेंज होता रहता है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 करा कि जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण 0 हो तो निम्नलिखित में कौन अचर होगा। When in a system acting torque is 0, then which of the following will be constant? रिप्लाई मैं कर रहा हूं, आप लोग भी करते रहिए।
देखिए ध्यान से यहां पर कह रहा है कि टॉ जो है 0 है, यहां पर टॉर्क क्या है 0 है, टॉर्क यहां पर 0 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि टॉ बराबर होता है dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देख सकते हैं यहां पर अगर 0 हो तो डिफरेंशिएशन किसका 0 होता है, जब कांस्टेंट होगा राशि तभी ना। इसका मतलब एल जो है कोणीय संवेग जो है कि आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लिखेंगे यहां पर, ये हो जाएगा कांस्टेंट, नियत, या लिखेंगे अचर। तो ध्यान देना यहां पर कि जब भी अगर टॉर्क 0 दे तो टॉ बराबर होता है dl/dt, तो डिफरेंशिएशन किसका 0 होता है, कांस्टेंट टर्म का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या आंसर होगा कि कौन नियत होगा। तो देखिए कोणीय संवेग यहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। अगर हम देखिए इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट आपको देते हैं कि अगर फोर्स 0 कह दे तब बोलेगा कि क्या कांस्टेंट रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अगर फोर्स को 0 कर दिया जाए तब क्या कांस्टेंट रहेगा। तो आप जानते हैं कि dp/dt होता है, तो यहां पर क्या होगा, रेखीय संवेग आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग। यहां पर क्या कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें जो दिया हुआ है कोणीय संवेग। देखिए दोनों एनालॉग है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि केपलर का तृतीय नियम बताता है कि सूर्य के परितः किसी ग्रह का परिक्रमण काल होता है। केपलर्स थर्ड लॉ टेल्स दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन। देखिए आप जानते हैं केपलर थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। आवर्त काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो यहां से आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू या आर क्यू लिखा जाता है। देखिए यहां पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हम लोग, करा एक तार का व्यास दिया हुआ है, इसकी लंबाई को दोगुना करने के लिए आवश्यक बल इतना है, तो तार का यंग गुणांक क्या होगा। देखिए पहले डाटा को आप लिखिए यहां पर, हम लोग डायरेक्ट आर लिख दे, कितना होगा 2 हट जाएगा क्योंकि व्यास वहां दिया हुआ 1/√π, ये हो गया आपका सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ का रहा डबल हो रहा है, तो आप लेंथ जब भी डबल हो तो स्ट्रेन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और फोर्स दिया हुआ है आपका 2 × 10⁷ न्यूटन। देखिए ये डाटा आपको दिया गया है और आपको कैलकुलेट करना है यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, फोर्स बाय एरिया केवल हो जाएगा। यहाँ इसलिए होगा क्योंकि ये वाला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन 1 हो गया आपका। देखिए फोर्स कितना है 2 × 10⁷ और एरिया कितना होगा πr²। तो r² जब करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा 1/π हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर में है तो ये 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो कितना होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई खत्म, तो 2 और देखिए 7 4 11 ऊपर हो जाएगा Nm/m²। दैट इज द आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देखिए यहां पर तो जब भी देखिए ध्यान देना है यहां पर कि जब भी अगर लेंथ को डबल करेगा तो क्या होगा, स्ट्रेन वाला जो टर्म है उसको हटा देंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे वहां से, ये ध्यान देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक का आवर्त काल है, बहुत इजी। देखिए यहां पर ये आप जानते हैं डायरेक्ट फार्मूला है T = 2π√L/g। और बहुत सारा फॉर्म होता है, जिसे g का मान अगर π² ले ले आप तो T = क्या होगा 2√L हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट। और क्वेश्चन आता है सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, ये भी याद रखेंगे। सेकंड पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम उसमें लेंथ 1 मीटर होता है और टाइम पीरियड क्या होगा 2 सेकंड हो जाएगा। आप यहां से रख करके देख सकते हैं। यहां पर
तो T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई जी पहला ही ऑप्शन हो गया। देखिए यहां पर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कराए निम्नलिखित द्रव्य में किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? Which of the following substance have the most specific heat capacity? तो देखिए यहां पर आपको पता होगा कि जल का सबसे अधिक होता है। सबसे पहले तो हम लोग यूनिट से चले, एक बार आपको और चीज समझा दे। H इक्वल टू H बराबर होता है ms डेल टी। S इक्वल टू क्या होगा? H बाई m डेल टी, m डेल टी। तो ये वाटर की अगर बात करेंगे हम लोग तो 4200 देखिए जूल पर केजी पर केल्विन होता है। आप देख सकते हैं यहां पर सबसे अधिक होता है। आपको याद रखना है कि हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होता है इसका, इसी के कारण इसका रेडिएटर में प्रयोग होता है। क्योंकि पुराना जो वाहन आप देखे होंगे, ट्रैक्टर है या आपका जनरेटर है, उसमें देखिएगा पानी लोग डालता है ठंडा करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आप कूलिंग सिस्टम लग गया उसमें। तो पुराना गाड़ी वगैरह देखेंगे आप, ट्रैक्टर वगैरह ना, उसमें देखते थे कि पानी डाला जाता था। तो ये स्पेसिफिक हीट अधिक होने के कारण, स्पेसिफिक हीट अधिक होने का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि कितना ऊष्मा को रख सकता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी और 1 केल्विन ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। माने कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का एकांक ताप वृद्धि के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसी को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो मैंने समझिए एक तरह से कि कितना ऊष्मा वो रख सकता है, वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा है। तो ये आपका जल हो जाएगा आंसर में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया ना, हाँ 13 कराए कि 100 डिग्री सी और 0 डिग्री सी तापों के बीच कार्य करे कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होगी? व्हाट विल बी इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 100 डिग्री सी एंड 0 डिग्री सी। देखिए एक बात तो आपको पहले ध्यान रखना होगा कि कार्नोट इंजन से बराबर प्रश्न आता है। कार्नोट इंजन की जो दक्षता है उसको 100 मानी गई थी एकदम आइडियल कंडीशन में, लेकिन वो ऐसा आइडियल कंडीशन नहीं होता है। तो आप देखिए उससे नीचे ही आएगा, देखिए सब। और यहां पर देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ईटा 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। देखिए ध्यान देना होगा, T2 होता है सिंक का, जैसे ये होता है आपका सोर्स, ये T1 हो गया, और ये वर्किंग सब्सटेंस है, वर्क डन करेगा, और यहाँ सिंक हो गया, ये T2 होता है। T1 हमेशा बड़ा होता है T2 से। देखिए यहाँ पर तो ईटा हो गया 1 माइनस 0 प्लस 273, और सोर्स हो गया आपको हाई रहता है उसका, इंटू 100 कितना हो जाएगा 1 माइनस 273 बटा 373 इंटू 100। तो ऊपर में कितना होगा 100 इंटू 100 बटा 373, ये आ जाएगा आपका 2 नंबर। कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमेशा इफिशिएंसी से प्रश्न रहता है, आप देखिए। और एक बात ध्यान रखना कि दो टेम्परेचर जब भी दिया हो तो जो अधिक वाला टेम्परेचर है वो क्या होगा, सोर्स का होगा, और जो कम वाला है वो सिंक का रहेगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, जब किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश दिया जाता है तो आवेश वितरण होता है। When charge are given to a sphere of a non-conducting material, then charges distribute on। देखिए अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि इंसुलेटर पर अगर चार्ज रखिएगा तो कहीं जाएगा नहीं, जहां रखेंगे वहीं रहेगा। क्योंकि कंडक्टिंग जब रहता है तब ये होता है कि वो पूरे में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑल चार्ज अपीयर ऑन आउटर सरफेस। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, तो सतह पर, सतह के अलावे अंदर भी, केवल भीतर, तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्योंकि जहां रखेंगे आप वहीं रहेगा, ये ध्यान देना है आपको। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 4 नंबर। नेक्स्ट लोग चलते हैं 15 करा किसी घन के केंद्र पर 2 म्यूसी का कोई 2 माइक्रोकुलम का कोई बिंदु आवेश स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाले शुद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। द पॉइंट चार्ज ऑन 2 माइक्रोकुलम इज सिचुएटेड ऑन द सेंटर ऑफ अ क्यूब। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ऑफ क्यूब। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर बस फार्मूला लगा देना आपको, phi इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात देखिए, आपको
आसान पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग 4 पाई से गुना कर लीजिए ऊपर नीचे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का लिखिए वैल्यू 9 × 10⁻9 और 4 × 3.14 और ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6। अब इसको करना है तो देखिए यहाँ पर 9 चौके 36 और 36 दूनी 72, यहाँ गया 72 और 3.14 और ये होगा आपका कितना 10⁻³ हो जाएगा, इधर 10 का पावर में देखेंगे तो 4 दूनी 8। बस इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना होगा, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। फिर तो कैलकुलेट कर लिया जहाँ पर 314 और 72, 314 72 है, 4 दूनी 8, ये हो गया 2, 3 दूनी 6, 7 28 की 8, हाथ में 2, 7 2 9 और 7 21 हो जाएगा। ये 8 हो गया, 8 10 9 6 15, 16 की 6 2, मैंने ये आ जाएगा आपका कितना 226। यहाँ पर आ जाएगा 5 = 2, 2 पॉइंट यहाँ भी है तो 2 पॉइंट रख दें हम लोग, तो 226 और 10⁻³ तो यहाँ पर हो जाएगा 5 = 2.26 10⁵। ये देखिए आपका तीसरा ऑप्शन। तो हम लोग एग्जैक्ट कर लेंगे, जब भी अगर ऐसा हो तो आपको ध्यान रखना है एकदम कि फार्मूला को याद रखिए और ये ऐसा जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। हेलो सर लिखिए लिखिए, ठीक है राजेश कुमार। तो देख सकते हैं यहां पर आप कैलकुलेशन को स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, देखिए अब पहला ही फार्मूला है, फार्मूला केवल दिया हुआ है। अब अगर थीटा का मान आगे देता तो आप रखते जाते हैं यहाँ पर जो भी थीटा का मान देगा। 90 अगर करते हैं तो 0 हो जाएगा और पी हो जाएगा, अगर 180 घुमाएंगे तो 2p हो जाएगा, ऐसा करते हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कराए कि विद्युतवाहक बल की भीमा। तो देखिए विद्युतवाहक बल हो, वोल्ट हो, सब एक ही होता है, E हो V हो, इसके लिए आप W = QV का सहारा लीजिए, V = W/Q, क्या हो जाएगा वर्क डन ml² T-2। चार्ज का क्या होता है जी, AT होता है ml² T-3 A-1। देखिए तो ml² T-3 और A के जगह I लिया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं हम लोग ml² T-3 A-1 या ml² T-3 I-1। देखिए बच्चों इस तरह हम लोग लिखते हैं, दोनों तरह का एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, कराए कि 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, कैलोरी में निकालना है। चलिए एक बात ध्यान देना है, तो यहां पर कैलोरी में निकालना है तो H = V² R × T और भाग लगा देना है आपको 4.2 से, कैलोरी में आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो जूल में आ जाता। अब देखिए V है तो 7 × 7 होगा, 7 × 7। टाइम देखिए वहां पर 20 मिनट है तो 20 × 60 हो जाएगा, यहाँ सेकंड में बदल दिए। R का मान दिया है 5 और ये होगा आपका 4.2। तो बस इसको कैलकुलेट करें हम लोग, 5 से कितना बार में होगा 12, 12 × 5 = 60 हो जाता है। अब देखिए इस पॉइंट को हम यहाँ पर हटा करके और एक 0 यहाँ दे देते हैं, 7 × 6 = 42 हो जाएगा आपका, 6 दूनी 12 20 हो जाएगा। कितना बच गया देखिए अब यहाँ पर H = 7 × 20 और × 20 हो गया। देखिए तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 7 × 28, 2800 कैलोरी हो जाएगा आंसर।
देखिए एकदम इजी है। जब भी अगर आपको डायरेक्ट चाहिए H बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर इंटू टी से जो आएगा जूल में आंसर आ जाएगा, और H बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर 4.2 इंटू टी ये आएगा कैलोरी में। तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि आई वोल्टेज आई धारा आई और वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। ये निकालना आपको वाटहीन घटक। देखिए वाटहीन घटक में क्या होता है, ध्यान देना है आपको कि 90 पर उसका प्रोजेक्शन 0 हो। क्या है, इसे यहां पर लिख सकते हैं वाटहीन घटक। देखिए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बस ऐसे लिखेंगे। तो आई इक्वल टू यहां पर लिखा हुआ आई और इसको लिखा हुआ है साइन फाई, ये फेज के फॉर्म में है। देखिए यहां पर तो ये आपको 2 नंबर से आपको रिलेट किया जा सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। तो आपको समझना होगा द वैल्यू ऑफ डीप एंगल एट मैग्नेटिक पोल। तो यहां पर जो इक्वेटर होता है वहां 0 होता है और पोल पर 90 होता है। देखिए यहां आपका लीजिएगा तो 0 होगा, थीटा 0 होगा और थीटा 90 होगा यहां पर। तो कह रहा है ध्रुव पर, चुंबकीय ध्रुव पर, तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसी को एंगल ऑफ डिप या केवल डिप भी कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप या डिप। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, करा कि 2 लेंस जिसकी क्षमता -5D और 15D है। लेकिन यहां पर ध्यान देना है, ये आपका यहां इंग्लिश में हम लोग रेफरेंस लेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर तो क्या हो जाएगा। देखिए P इक्वल टू P1 प्लस P2, P इक्वल टू क्या होगा। देखिए यहां पर -15 प्लस 15 0 हो जाएगा, 1/P 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए यहाँ नन ऑफ दीज लेंगे। देखिए इस डाटा को हम लोग देखेंगे 22 एक सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस की क्षमता 4D है। वनली लेंस का वहां पर दिया जा रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता 4D है। तो फिर कैसे हम लोग निकालेंगे, जब उसको दूरदर्शी के रूप में हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में अगर प्रयोग करें हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप का निकालना मैग्निफिकेशन, कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से F इक्वल टू 100/P, F इक्वल टू 100/4, 25 सेंटीमीटर होगा। ये लेंस का फोकस हो गया ये। लेकिन आपको मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे लिखेंगे, 1 + D/F। तो ये 1 हो गया और D का मान देखिए 25 सेंटीमीटर फिक्स होता है, F हो गया आपका 25। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा 1 + 1, M इक्वल टू क्या होगा 2। देखिए जब भी अगर ऐसा प्रश्न आता हो तो लेंस का पहले फोकस दूरी निकाल लीजिए और उसके बाद क्या करेंगे, ये फार्मूला को लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए 23, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, टाइम सभी लोग कीजिए, देखते हैं किनका सही होता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कि अगर कोई फिल्म है आपका, जैसे आप स्नान वगैरह करते हैं तो कभी कभी देखिएगा झाग से फिल्म बनता है, तो उसमें जो कलर दिखाई पड़ता है वो किसके कारण होता है, तो ये स्कैटरिंग के कारण ये होता है। स्कैटरिंग प्रकीर्णन जो होती है उसके कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गेट नॉट गेट के साथ नैंड गेट में जोड़ा जाता है? अर्थात आपको बनाना यहां पर है, देखिए क्या बनाना है, नैंड बनाना है, नैंड। तो क्या हो जाएगा, नॉट प्लस एंड हो जाएगा। अगर फिगर की हम लोग बात करें तो इस तरह फिगर भी बन जाएगा, देखिए इस तरह, और ये आपका लग जाएगा ये नॉट गेट। मान लीजिए ये है, बी है, ए डॉट बी है, ये हो जाएगा आपका एक्स रिजल्ट हो जाएगा ए डॉट बी का बार, इस तरह। तो ये पूछा जा रहा है कि नॉट के साथ किसको जोड़ा जाता है वहां पर, तो एंड को जोड़ा जाता है। देखिए पहला। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर, टीवी के प्रसारण के लिए आपको देखना है कि कौन सा जो है आवृत्ति परिसर का उपयोग किया जाता है। द फ्रीक्वेंसी रेंज विच इज यूज टू ब्रॉडकास्टिंग ऑफ टीवी इज, तो जैसा कि आपको याद होगा कि ये 30 हर्ट्ज, 30 मेगा हर्ट्ज, 30 से लेकर के रेंज याद रखिए 300 मेगा हर्ट्ज, इस पर ये वर्क करता है ये 3 नंबर। तो देखिए बच्चों, हम लोग 25 क्वेश्चन किया और लगभग जो एक्सप्लेनेशन था हम लोगों ने दिया, कुछ बायो से था, तो खैर वो तो मेमोरी बेस्ड होता है, लेकिन बाकी को आप समझ सकते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइप का प्रश्नों को हम लोग का कलेक्शन रखना चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सके। तो जो बच्चे जुड़े थे उनको थैंक्स यू। बहुत सारे लोग रिप्लाई हेलो लिख रहे हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे एक सेट लेकर के आएंगे और फिर आप लोग जुड़िएगा। तो ओके।